हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना अलग नया टॉपिक लेने शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, जिसको कॉमनली हम लोग जानते हैं ईएसआई एक्ट से। और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आज आई गेस एक डेढ़ घंटे आराम से निकल जाएंगे। और क्वेश्चन इसमें थोड़े ज्यादा हैं, तो माइट भी थोड़ा टाइम लगेगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, कि थोड़ा सा हम लोग को बूस्ट मिलता है ऐसा, मतलब थोड़ा सा। तो देख रहा हूँ कि आप लोग देख तो रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करके देख लो। ऐसा तुम बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब तुम लोग देख रहे हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, अच्छा लगता है। मतलब वीडियो बनाने में अंदर जोश रहता है कि हाँ यार, मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी लोग और अच्छे से वीडियो बनाएं, या कोई कमी ना रहे, ये कोशिश की जाती है। तो और जिसको भी ज़रूरत हो उसको शेयर करो। और बस ये चीज़ है कि पीडीएफ के चक्कर में उतने ना पड़ो। मैं जैसे सबसे पहले मैं यही देख रहा हूँ कि सब लोग पीडीएफ के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आप पहले अच्छे से ध्यान दो। मतलब क्या, कहाँ से पूछ रहा है। कुछ तो मुझसे यहाँ तक बोल रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दो। अ, थोड़ी सी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। मतलब एक यूपीएससी के साइट पे है वो चीज, वो जाके डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल गूगल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मतलब वो सब आसान चीजें हैं, देने के लिए तो हम लोग प्रोवाइड कर ही सकते हैं, लेकिन अब उतना भी नहीं अगर तुम लोग करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मतलब अपनी तरफ से कुछ तो हार्डवर्क, मतलब क्यूरियस हो कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या। जैसे आज किसी ने मुझसे पूछा टेलीग्राम पे कि क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, तो मैंने फैक्ट्रीज एक्ट का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई चीजें हैं, जैसे उसमें फैक्ट्री के बारे में पूछा हुआ है, उसका एक्ट पूछा हुआ है, उसके बाद से कितने घंटे काम कर सकते हैं। बच्चों के बारे में पूछा हुआ है कि चाइल्ड कौन है, जैसे क्वेश्चन था कि चाइल्ड कितने एज तक होते हैं, एडोलसेंट कितने एज तक होते हैं। तो ये सब पूछा हुआ सवाल है। अब सोचो, मतलब मैं यहाँ तक आके, मतलब इस अभी हम लोग का ये फोर्थ आई गेस क्लास है, और मैंने इतना चीज कंप्लीट करा दिया है। अभी यहाँ से हम लोग अभी 331 पे है। अभी हम लोग को यहाँ से लगभग लगभग 800 क्वेश्चन करने हैं। सो कितनी स्ट्रांग, मतलब एक वो बन जाएगी, ग्रैप्सिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि इसमें से 80-90% क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। बाकी 10% जो पूछेगा वो किसी को नहीं आएगा। तो इस सब चीजों को लेके थोड़ा कम, मतलब सोचो कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, कट ऑफ के ऊपर आना है। मोस्ट प्रोबेबली ये कोशिश करने 75 के ऊपर आना है, क्वेश्चन 70-75 के ऊपर आना है। तो इसके लिए फिर आगे बढ़ो। और बाकी कोई और दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर मुझसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बोल रहे हो जेन्युइन सवाल है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका जवाब देना चाहिए। कुछ तो ऐसे मुझसे चीजें मांग रहे हैं, मतलब हम लोग तो क्लास नॉर्मली वो कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस चीज के लिए एक्सपर्ट है हम लोग वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे अकाउंटेंसी मुझे नहीं आती है, मतलब नॉर्मली आती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती है। तो अकाउंटेंसी की नहीं है। हाँ, लेबर लॉज में मुझे ऐसा लगा कि मटेरियल कम है और प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो अपनी तरफ से इंसान करता है। लेकिन कुछ लोग के टोन अच्छी नहीं है, तो ऐसा ठीक है जो भी है। अभी बच्चे हैं नए, तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर, तो ये 1948 में हुआ था। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज अ सोशल वेलफेयर होगा इसमें। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज अ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन एम्ड एट ब्रिंकिंग अबाउट। तो ये सोशल जस्टिस टू वर्कर भी होगा, इकोनॉमिक जस्टिस टू वर्कर भी होगा। तो ये बोथ ऑफ वो होगा, ठीक है। और उसके बाद से 326 है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट रिक्वायर कंट्रीब्यूशन। तो ये एम्प्लॉयर का भी होता है और एम्प्लॉयज का भी होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं बता दे रहा हूँ, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं आई लगा दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से फिर इसमें पूछा हुआ है कि द स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एक्सटेंडेड टू, तो होल ऑफ इंडिया होगा। ESI Act is not applicable to, तो
वहां पे जैसे सीजनल फैक्ट्रीज में नहीं होगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कंफ्यूजन में कई लोग ये लगा के चले आएंगे, स्मॉल फैक्ट्रीज वेयर लेस देन 20 वर्कर्स, तो ऐसा नहीं है। और फैक्ट्री लोकेटेड टू, वो तो चलो ये, लेकिन मुझे पता है ये वाले में कंफ्यूजन में आओगे। who has who has the who has power to make law on employees and insurance subject matter, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। इसी को हम लोग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये अभी तक हम लोग पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में, वो चीज है। तो ESI Act is not applicable to a factory or establishment belonging to or under the control of the government whose employees are otherwise in receipt of, तो ये either A और B होगा। Similar benefit to the benefits provided under this act, superior benefit as compared to the benefit provided under this act। तो बहुत इजी है कि मतलब अगर मान लो कोई ऐसी बेनिफिट दे रहा है जो कोई और ऑर्गेनाइजेशन इनसे अच्छी बेनिफिट दे रहा है, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से फिर है ESI एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट डैश whose employees are otherwise in receipt of similar or superior benefit to the benefits provided under the act, तो ये बोर्ड belonging to गवर्नमेंट होगा, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होगा। who can extend the applicability of this act to any other establishment or class of establishment, तो मैंने ये बात बोली थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में दोनों आते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एक्ट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट, तो ये लिस्ट 3 में आएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर है हु इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केस ऑफ रेलवे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ये सब पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, और जो रिकॉल कर पा रहे हैं ये समझ लीजिएगा कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। हु इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केस ऑफ मेजर पोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और माइनर पोर्ट में कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। हु इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केस ऑफ माइन, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, ठीक। हु इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केस ऑफ ऑयल फील्ड, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। who is appropriate government in case of establishment other than mine and major port, तो मैंने क्या बोला था ऊपर, जैसे रिवीजन होना शुरू हो गया ना, मैंने क्या बोला था ऊपर कि स्टेट गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद से whom shall appropriate government consult before extending the provision of the ESI Act 1948 to any other establishment, तो ESI कॉर्पोरेशन से होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है, टेलीग्राम में बताना, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESI राइट नाउ। ये क्वेश्चन 2012 में या 2012 में ही आई गेस पूछा गया है कि डायरेक्टर जनरल कौन था, तो ये आपको बताना है, ठीक है। शायद 2012 में ही यहाँ ALC के पेपर में पूछा हुआ है, मुझे याद नहीं है लेकिन पूछा हुआ है कहीं पे। व्हाट हैपेंस व्हेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉल्स बिलो 10, ठीक है। Can the factory of establishment escape from application of ESI Act, तो होगा no। The provision of ESI Act 1948 continues to apply. Dash means the sum of money payable to the corporation by the principal employer in respect of an employee and includes any amount payable by or on behalf of the employee in accordance with the provision of ESI Act, तो contribution होगा, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा आगे कितना परसेंटेज देना है। अंडर द ESI Act 1948 कॉर्पोरेशन मीन्स एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर द ESI Act होगा। हु इज डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन अंडर द ESI Act, तो इसमें विडो होंगी डिसीज पर्सन की, लेजिमेट और एडॉप्टेड सन होगा डिसीज्ड पर्सन के जो 25 साल नहीं अटेंड किया है, एंड अनमैरिड लेजिमेट और एडॉप्टेड डॉटर। कल मैं आपको जब पढ़ा रहा था मैंने बताया था ना कि 25 ईयर्स तक के लड़कों को अलाउड होता है, उसके बाद से नहीं अलाउड होता है, आप चाहे शादीशुदा हो चाहे ना हो या पढ़े लिखे हो नहीं हो। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनको बियॉन्ड मतलब अनमैरिड जब तक रहती हैं उनको मिलता है, तो इसमें भी यही चीज है। और कंफ्यूजन में मैं बता रहा हूँ कहाँ पे आओगे आप लोग, जो ये पूछ बोला है ना लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन, यहाँ पे आप कंफ्यूजन में आओगे, तो ये जरूर ध्यान दे के जाना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग को पता है कि कहाँ पे आप कंफ्यूजन में जाओगे,
तो ये होगा, ये चीजें, ये थोड़ा ध्यान में रखना। Employment injury means a person injury or to an employee caused, तो ये आइदर ए भी हो गया, बाय एक्सीडेंट भी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हो सकता है। मान लो कि ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई मशीन में काम कर रहा है, उसका हाथ फंस गया और मतलब वो तो टूट गया, या कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको कोई लंग्स की बीमारी हो गई, तो ऐसे कुछ होता है। एम्प्लॉयमेंट इंजुरी मीन्स अ पर्सन इंजुरी टू एन एम्प्लॉय कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, तो ये इसका होगा। अराइजिंग आउट आउट ऑफ लैंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब उस जिस समय वो जॉब कर रहा है उसी समय ये एप्लीकेबल होगा। अब ये नहीं कि बाहर निकल गए और आपको मतलब उस चीज के लिए पैसे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट इंजुरी मीन्स अ पर्सनल इंजुरी टू एन एम्प्लॉय caused by accident or an occupational disease arising out of and in course of his एम्प्लॉयमेंट बीइंग एन, तो इंश्योरेबल। अब इंश्योरेंस रिव्यूअर रहेगा तभी तो तुमको पैसे मिलेंगे। अब जो तुम्हारी गाड़ी रोड पे चलती है, तो अगर रोड पे चल रही है, अगर इंश्योरेंस अंदर रहेगा, गाड़ी का रहता है, तभी तो मान लो गाड़ी ठुक गई, तो उसके पास इंश्योरेंस अगर रहेगा तो उसका पैसा मिलेगा, नहीं रहेगा तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। Dash means labor resulting in an issue of living child or labor after 26 weeks of pregnancy resulting in the issue of child whether alive or dead, तो ये confinement होगा, ठीक है। उसके बाद से डैश मीन्स एन एम्प्लॉय हु इज नॉट लाइबल अंडर द एक्ट टू पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, तो एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय होंगे। द टर्म फैमिली अंडर ईएसआई एक्ट इंक्लूड्स, तो मैंने बताया था ना, स्पाउस होंगे, डिपेंडेंट पेरेंट्स भी होंगे और इंडिपेंडेंट पेरेंट्स भी होंगे। डेफिनेशन ऑफ वर्ड फैमिली अंडर अंडर ईएसआई एक्ट डज नॉट इंक्लूड, तो ये माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड चाइल्ड डिपेंडेंट अपॉन द नॉन इंश्योर्ड पर्सन होगा, ठीक है। ये चीज नॉन इंश्योर्ड पर्सन के लिए है, इसलिए। डेफिनेशन ऑफ वर्ड फैक्ट्री अंडर ईएसआई एक्ट डज नॉट इंक्लूड, तो ऊपर अभी बताया था ना, माइन और रेलवे और कौन कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे आप लोग उस तरीके से सामने से वो नहीं करते हो कि मतलब आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ बताओ, तो इससे ये लगता है कि सामने वाला भी मतलब जैसे नहीं होता, रेसिप्रोकल आंसर, क्वेश्चन आंसर चल रहा होता है, तो अच्छा लगता है। तो अभी आप लोग सिर्फ देखते हो और चले जाते हो। Family under the SI Act includes a child who is wholly dependent on the earning of the insured person and who is, तो ये होगा both A and B होगा, receiving education till he or she attain the age of 21 years and an unmarried daughter। उसके बाद है 353 अंडर द ईएसआई एक्ट फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हु इज ऑब्लिक आर इंक्लूडेड विद मीनिंग ऑफ रिलेटिव विद रेफरेंस टू डेफिनेशन ऑफ फैमिली, तो हस्बैंड वाइफ स्पाउस ये ऑल ऑफ द अबव होंगे। उसके बाद से फिर है अंडर द ईएसआई एक्ट फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हु इज आर इंक्लूडेड विद द मीनिंग ऑफ रिलेटिव विद रेफरेंस टू डेफिनेशन ऑफ फैमिली, तो ये ऑल ऑफ द अबव होंगे। ये सारा पढ़ लीजिएगा, ऊपर मैंने आपको समझाया हुआ है। So, yes, according to SI Act 1948, the term factory means any premises, including the present thereof, whereon persons are employed or were employed during the preceding 12 months, uh, in any part of which a manufacturing process is being carried on or is ordinary so carried out, but does not include a mine subject to the operation of Mines Act 1952 और रेलवेज रनिंग सेट। बेसिकली ये बात बोलना चाह रहे हैं कि जो 12 महीने जो होते हैं उसमें आप उसमें काम करने चाहिए, मतलब उतने लोग 12 महीने में काम करने चाहिए और इरेगुलर बेसिस पे, तो ये 10 और उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे अभी आप और सब एक्ट में पढ़े हो ना, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, इसलिए हर एक्ट का कितने परसेंट होने चाहिए आपको याद होना चाहिए। ईएसआई एक्ट 1948 डिफाइंस ऑफ फैक्ट्री प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द प्रेमिसेस एज 10 और मोर, तो एम्प्लॉयड करेंटली होगा और एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग मंथ ऑफ 12, मतलब 12 मंथ के अंदर कभी भी 10 होने चाहिए या एम्प्लॉयड करेंटली होने चाहिए। उसके बाद से एन एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेबल टू ईएसआई एक्ट 1948 इज नोन एज, तो इंश्योरेबल एम्प्लॉय होना चाहिए। वो ये चीज ऊपर मैं आपको बताया हूँ।
द डेफिनेशन ऑफ इमीडिएट एम्प्लॉयर अंडर द ESI एक्ट 1948, तो ये सभी होंगे। A person who has undertaken the execution of work of the factory or establishment. A person who has undertaken the execution of work of factory or establishment through supervisor. उसके बाद से फिर a person who has undertaken the execution of work of the factory or establishment through a contractor. उसके 359 है, डैश मीन्स अ पर्सन हु इज और वाज एन एम्प्लॉय in respect of whom contribution are or were payable under the ESI Act 1948 and who is by reason thereof entitled to any of the benefit provided by ESI Act. तो ये इंश्योर्ड पर्सन होगा। A person appointed or acting as the representative of any other person for purpose of carrying trade business of that other person is known as dash under the ESI, तो मैनेजिंग एजेंट होगा। ये सब चीजें याद रखिएगा, वहां पे कंफ्यूजन में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडर द ESI एक्ट 1948 हैज द सेम मीनिंग, तो फैक्ट्रीज एक्ट के जैसे होगी, जो मैंने आपको पढ़ाया है 2 दिन पहले। आप बहुत लोग सीरियसली पढ़ नहीं रहे होंगे, सिर्फ ये चाहिए होगा कि PDF आप दे दो और बाकी आप रिवाइज नहीं करोगे, और मतलब आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि एक बार या 2 बार पढ़ के आप लेबर लॉ याद कर लोगे, तो ऐसे नहीं होता है। Occupier under the ESI Act 1948 has the same meaning of Factories Act का। The injuries related to permanent partial disablement is listed under the part dash, सेकेंड पार्ट होगा और सेकेंड शेड्यूल में होगा ये। द इंजरीज रिलेटेड टू परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, तो ये पार्ट 1 में होगा और सेकेंड शेड्यूल में होगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अंडर द ESI एक्ट 1948, तो ये ऑल ऑफ द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड ओनर और नेम्ड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट। The principal employer under the ESI Act 1948 of the establishment controlled by the government in India shall be authority appointed by the government or head of the department, ये दोनों लोग होंगे। उसके बाद से the ESI Act 1948 is applicable to which of the following, to all the factories including factories belonging to the government other than seasonal factories। तो ये ऊपर मैंने सबसे आई गेस दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था ये, तो अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। फैक्ट्रीज विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक कॉटन गिनिंग, कॉटन और जूट प्रेसिंग, decortication of groundnuts, the manufacture of coffee, indigo, lac, rubber, sugar including गुड़ बोलते हैं, और टी एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज, तो ये सीजनल होंगे, ये सारे के सारे सीजनल होंगे। ये याद कर लीजिएगा, कोई घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया कि इन सब का नाम दे देगा और उसके बाद से पूछेगा कि इसमें से सीजनल कौन और कौन सी सीजन नहीं है, तो वहां पे फिर आप सोचने लग जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके। The definition of wages under the ESI Act 1948 does not include तो contribution paid by the employer to any pension fund or provident fund। और इसके ऊपर का जो ऑप्शन राइट है वो आपको पढ़ने इसलिए है क्योंकि आप स्टॉप करके पढ़ोगे, क्योंकि वो भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज राइट ऑल्सो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, तो इट इज नेसेसरी फॉर एवरी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज to be registered within such time and in such manner as may be specified in the regulation made in this behalf। उसके बाद से it is compulsory to get all the employees in a factory or establishment to which this act apply insured in manner provided by this act। तो ये दोनों होगा, दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। Which section of the ESI Act 1948 talks about the identification of insurable employees? तो 38 है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये बुक भी दिया हुआ है, ये बुक ने आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में बताया हुआ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। Under which of the following is are not provided the benefit under the ESI Act 1948?
तो ये वर्कर्स इन माइन ऊपर आपको पता है, वर्कर इन रेलवे रनिंग शेड, वो भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, और इसके पहले भी मैंने जितना टॉपिक पढ़ा है उसमें बता चुका हूँ। एनी मेंबर ऑफ द इंडियन नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स, मतलब आर्मी नहीं इसमें आती, ठीक है, ये जरूरी याद रखिए कि डिफेंस नहीं आती। एनी पर्सन सो एम्प्लॉयड हुज वेजेस एक्सक्लूडिंग रेम्युनरेशन ऑफ ओवर टाइम वर्क, such wages as may be prescribed by the central government is not provided the benefit under the SI Act, तो exceed नहीं होना चाहिए, ठीक है। The provision of SI Act 1948 is administered through a corporation known as तो Employees State Insurance Corporation, ESI के जानते हैं ना, जो कुछ लोग इसमें होंगे जो उसका कभी फॉर्म भी भरे होंगे, तो वही इसका ध्यान रखिए। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एस्टेब्लिश, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था 1948, याद रखना है, ठीक है, 1948 भूलना नहीं है। अब जैसे हम लोग को पढ़ाते हुए याद हो रही है तो आपको भी पढ़ते हुए याद करना है। Which of the following committee is constituted from among the members of ESI corporation to act as an executive body for administration of the scheme under the general supervision of ESI corporation, तो स्टैंडिंग कमिटी होगा, ठीक है। Who advises the ESI corporation for medical matters, तो ये मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होता है। ESI corporation has the power to appoint, तो रीजनल बोर्ड है, लोकल कमिटी है, रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट है। The chairman of the ESI corporation is appointed by the central government होती है। The vice chairman of the ESI corporation is appointed by the central government। देखिए ये सेंट्रल की है, तो अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आता है तो आप स्टेट का कुछ मत लगाइए। ESI एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, तो उसमें जो भी अपॉइंटमेंट होगा सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद से नॉट मोर देन डैश पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ मेंबर ऑफ ESI कॉर्पोरेशन अंडर द ESI एक्ट 1948, तो ये 5 मेंबर होंगे। सबके मेंबर्स अलग हैं। फैक्ट्रीज एक्ट में मैंने आपको बताया था सेफ्टी के बारे, जब सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बताया था, तो कमेटी के बारे में सबका बताया था। सारे कमेटी के डिफरेंट नंबर ऑफ पर्संस हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप मल्टीपल टाइम नहीं रिवीजन करेंगे। आप चाहे वीडियो से करिए चाहे जैसे भी करिए, आपको मल्टीपल टाइम वीडियो देखने ही पड़ेंगे। आप नहीं याद कर सकते हैं क्योंकि लॉ ऐसे नहीं याद होता है। लॉ को आप मल्टीपल टाइम ही रिवाइज करके याद कर सकते हो। ये थ्योरी नहीं है जैसे कि आप कुछ भी आराम से एक बार में वो कर दिया, आप तुरंत सेक्शन में कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा ये इसका सेक्शन था, आप वो उसका सेक्शन था, इसमें कितने बोर्ड मेंबर्स बोले थे, उसमें कितने बोर्ड मेंबर्स बोले थे, तुरंत आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ESI कॉर्पोरेशन इज अपॉइंटेड बाय होम, तो ये स्टेट गवर्नमेंट होगा। हाउ मेनी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव आर अपॉइंटेड बाय ESI कॉर्पोरेशन, तो वन फ्रॉम ईच स्टेट होता है, क्योंकि देखिए जो ESI है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होती है, ये रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जाते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बस भेजती है अपनी। How many persons are appointed by the central government to represent the union territories in ESI corporation under the ESI Act, तो ये 1 है। ये जरूर याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर रहा है, ये नहीं कि आप लगा के चले हैं इसके मेंबर्स का। How many representative from the employer side are appointed by the central government in the ESI corporation under the ESI Act 1948, ये 10 है। Representative from appointment in central government in ESI corporation under the ESI Act, तो ये टोटल 10 होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स रिप्रेजेंटेटिव from the employee side in the ESI corporation under the ESI Act, तो एम्प्लॉय साइड मतलब जो मालिक टाइप के होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके बारे में ये बात कर रहा है। उसके बाद अभी आगे और होगा। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेडिकल प्रोफेशन आर अपॉइंटेड बाय ESI कॉर्पोरेशन, तो ये 2 लोग होते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हुम डैश मेंबर ऑफ द, मतलब लोकसभा से, और डैश मेंबर ऑफ राज्यसभा से, तो कितने हैं, तो 2 लोकसभा से होते हैं और 1 राज्यसभा से। The term of representative from the employers, medical practitioners and member of parliament appointed as member of ESI corporation, तो ये 4 साल के लिए होते हैं, ठीक है, 4 साल का इनका ड्यूरेशन होता है, ये जरूर याद रखिएगा। The ESI Act 1948 provides certain benefit to the employees in case of, तो ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी होगी, सिकनेस होगा और मैटरनिटी होगा। तो
ये जरूर याद रखिएगा। Who has the authority to authenticate the orders and decision of ESI Corporation by his signature? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ESI कॉर्पोरेशन, और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला है, वो चाहूंगा आप लोग जवाब दो। मतलब अगर बहुत ज्यादा मतलब आप लोग सिर्फ इस चीज पे ही नहीं बिजी रखो कि अपने आप को कि मुझे ये पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सॉरी, डायरेक्टर जनरल अभी कौन है ESI का, ये आप खोज के बताना है। The accounts of ESI Corporation are audited by which of the following authority? तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि ये किस आर्टिकल में आता है। EPFO का एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो मुझे कैग का मुझे आर्टिकल बताओ, और अटॉर्नी जनरल का मुझे आर्टिकल नंबर बताना है, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुझे बताना है कि उनका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। Any expenses on audit of the account of the corporation are borne by, तो ये ESI corporation करेगा। The annual report on the working of ESI corporation under the ESI Act 1948 is submitted to, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। According to Section 37 of ESI Act 1948, the ESI Corporation shall, at interval of dash years, have a value of its asset and liabilities made under the valuer appointed with the approval of central government. तो ये 3 होगा। The contribution under the ESI Act 1948 includes the contribution made by the employers and employees both. तो ये दोनों की तरफ से होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ यहीं पे, जैसे आप लोग GPF में सुने होंगे या EPF में सुने होंगे कि जो जैसे जो एम्प्लॉय होता है वही पैसा देता है, नहीं, इसमें दोनों लोग देते हैं। Who has the authority to prescribe the rate of contribution under the ESI Act 1948? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। Failure to make timely contribution by the employer under the ESI Act 1948 is punishable with a penal interest dash per annum और higher rate, तो ये 12% होता है, ये याद रखिएगा। Who is the primary liability responsibility to deposit the pay the contribution of employee as well as employers to the ESI corporation? Principal employer, जो जैसे मैं आपको बोलूं कि आप जैसे प्रिंसिपल एम्प्लॉय जो होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, उसके ऊपर ये बर्डन होता है कि वो पैसा कटवाए और कटवा के भेजे। जैसे अगर आप में से कोई प्राइवेट में काम कर रहा होगा तो आपके यहाँ जो HR जो होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे ही गवर्नमेंट में जो होते हैं वो डायरेक्टर होंगे और सीनियर अकाउंटेंट होंगे, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 of the ESI Act 1948, the principal employees shall, in case of an employee directly employed by him not being an exempted employee, तो ये be entitled to recover the employee's contribution by reduction from his wages, not otherwise। तो मतलब उसके वेज में से काटेगा। अल्टीमेटली ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं ये है बहुत छोटी चीज, लेकिन वही चीजें जब वहां पे आप देखोगे तो आप घबरा जाओगे पेपर में देख के, अरे यार ये क्या क्या लिख दिया, कुछ ज्यादा है नहीं, बस वही वेजेस में से काटेगा, यही चीज है। द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर or immediate employer under the ESI Act 1948 dash deduct the employer's contribution from the wages of the employees, so with a notification in official gazette can, who bears the expenses of remitting contribution to the ESI corporation, तो ये principal employer होगा। Under the ESI Act 1948, the immediate employee is entitled to recover employee's contribution फ्रॉम द, तो एम्प्लॉय मैंने आपको बताया ना कि उसके वेजेस में से काट लेगा, तो वैसे ही पैसे निकाले जाते हैं। तो कंट्रीब्यूशन बोथ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अंडर द ESI एक्ट shall be payable by dash for each wage period, तो ये for each wage period तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है ये। Who has the power to decide the mode of the payment of contribution under the ESI Act, तो ये ESI कॉर्पोरेशन होता है, वो चूज करेगा कि आपको पैसे से देना है, कि चेक से देना है, कि ऑनलाइन पेमेंट करना है। वो कल को ये देते कि सिर्फ QR कोड ही आप स्कैन करके दे सकते हो, तो ये उनके ऊपर होता है।
उसके बाद रिक्वायर्ड रिटर्न्स एंड फॉर्म अंडर द एसआई एक्ट 1948 आर सबमिटेड बाय, तो एवरी प्रिंसिपल एंड इमीडिएट एम्प्लॉयर होता है। नॉर्मल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द एसआई एक्ट 1948 इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो ये 39.2 होगा। सेक्शन आपको घोट के पीना है। मैं कैसे, जैसे आप सेक्शन कैसे आप करोगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप कोई कॉपी लेके बैठे हुए हो, ठीक है, ये पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा लेकिन कुछ टॉपिक कंप्लीट करने के बाद दूंगा। आपको अपने हाथ से पहले कॉपी बनानी, क्योंकि वो रिटेनिंग पावर उसमें ज्यादा होती है। आप जो पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हो उससे रिटेनिंग पावर नहीं आती है। रिटेनिंग पावर तब आती है जब आप अपने हाथ अपने पेन से लिखते हो और पेज सामने रखो, वो कॉपी में रखो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैं बोलते जा रहा हूँ वो सारे लिखते जाओ। तो ये वाला जो एक्ट है, ये वाला सेक्शन जरूर लिख लेना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45B ऑफ द ESI एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एनी कंट्रीब्यूशन पेबल मे बी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसके बाद है फिर अंडर ESI एक्ट 1948 व्हाट इज द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन रेट इन एवरी वेज पीरियड, तो 1.75 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज आर कवर्ड अंडर द ESI एक्ट, तो डिसेबलमेंट होगा, बेनिफिट होगा, डिपेंडेंट बेनिफिट होगा, फ्यूनरल एक्सपेंस होगा। अब आप में से कई लोग को ये पता नहीं होगा, जब ये पेपर में आएगा तो आप फ्यूनरल एक्सपेंसेस देख के आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, लेकिन एक्चुअली में वो है। Under the SI Act, the sickness benefit in the form of cash compensation is paid at the rate of -% of the wages of during the period of certified sickness, तो ये 70% होता है। Under the SI Act 1948, the sickness benefit is paid upon up to maximum number of dash in a year, तो ये 91 days का होता है। How much amount is given to employees in case of extendable sickness up to 2 years under ESI Act, तो 80% of wages दिया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा नंबर से मैंने आपको पहले ही बोला ये टॉपिक शुरू करने से पहले कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है और इसमें सबसे फंसाऊ क्वेश्चन आते हैं। ना आपको नंबर याद होंगे ना तो आपको एक्ट याद होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है। और ये सरकार का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये और ईपीएफओ, अभी ईपीएफ आएगा आगे, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्ट सरकार के तरफ से। अंडर द एसआई एक्ट 1948, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द डैश बेनिफिट, द इंश्योर्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट फॉर 78 days इन कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 months, तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। अंडर द ESI एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट फॉर confinement pregnancy is payable for dash month with extendable by further 1 month on medical advice at rate of full wage subject to contribution for 17 days in a preceding year, तो ये तीन होते हैं। अंडर द SI एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट इज पेबल फॉर अ पीरियड ऑफ, तो ये 3 month होते हैं। Temporary disablement means a condition resulting from an employed injury which requires medical treatment and renders an employee as a result of such injury temporarily incapable of doing the work which he was doing prior to or at the time of the injury। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है वो दिन भर गेट पे खड़ा होकर, जैसे मैं बोलूँ तो गेट पे खड़ा होकर और वो गेट कीपर गेट खोलता था, अगर उसको कुछ ऐसी इंजरी हो गई जो उसके एम्प्लॉयमेंट के टाइम में मतलब गेट उसके ऊपर गिर गया वो और वो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको ये देना है। Under the SI Act 1948, temporary disablement benefit at the rate of dash wage is payable so long as disability continues, तो ये 90% होगा। Under the ESI Act 1948, permanent disability benefit is paid at the rate of dash of wage in the form of monthly payment depending upon the extent of loss earning capacity as certified by the medical board, तो ये 90% होगा। आपको वहां पे यहाँ पे तो यहाँ पे भी जो 100% दिया आप कंफ्यूजन में वही करके चलोगे। Under the ESI Act 1948, the dependence benefit paid at the rate of dash of wage in the form of monthly payment to the dependent of deceased insured person in case where death occurs due to employment injury or occupational hazard, तो ये 90% होगा। According to ESI Act 1948, an amount of dash is payable to the dependent or
the person who performed last right from day one of entering इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। तो ये 10,000 रुपये होगा। ये जरूर याद रखिएगा, फ्यूनरल का इतना ही पैसा दिया जाता है। Which of the following benefit is provided to insured person in case of physical disablement due to employment injury under the ESI Act 1948? तो ये physical rehabilitation होगा। Under which of the following schemes the employment allowance under the ESI Act 1948 is available equal to 50% of wage for a maximum period of up to 1 year? तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना होगा। If an insured person makes wrong false statement with the view of availing benefit under the SI Act 1948, such an act is punishable up to तो imprisonment extending to 6 months और fine extending to ₹2000 और both। तो ये जरूर याद रखिएगा, इसमें भी आप कंफ्यूजन होंगे। जैसे मान लीजिए कई मैंने फैक्ट्रीज एक्ट जो अभी इसके पहले पढ़ा है या इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पढ़ा है, उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट बताया ना कि कहाँ का कब इम्प्रिजनमेंट होगा कैसे। तो अब आपका काम मैं बता रहा हूँ कि आपको वापस जाना है, रिकॉल जैसे वो वीडियो फिर रिपीट करना है, इसको लिखना है एक पेज में, एक तरफ इसको लिखना है और बहुत हार्डली 5 या 10 मिनट लगेगा आपको। इसको लिखना है कि ये इस एक्ट में है, ऐसे ऐसे बनाते जाओ आप, मतलब स्लैब बनाते जाओ। ये ESI एक्ट में यहाँ पे इतने % के लिए है, फैक्ट्रीज एक्ट में ये है, और ऐसे ही आप जितने भी मेरे अभी यहाँ से 7-8 वीडियो और आने वाले, तो आप वो कम से कम 2-3 पेज का बना के उस पर सामने सामने कर लो। जिस दिन आप 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भूलोगे ही नहीं। जिस दिन मतलब एग्जाम के टाइम में आप एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो आप भूलोगे नहीं। Penalties for non-compliance by the employer under the SI Act 1948, like non-payment of contribution, non-submission of returns, non-production of records, non-submission of declaration form are discussed under the section 385 होगा section. If any employer convicted by a court for an offence punishable under the SI Act 1948 committing the same offence shall for every such subsequent offence be punished। तो इसका होगा दोनों ए और बी दोनों होगा। imprisonment for term which may extend up to 2 years और fine of 5,000 rupees होगा। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। तो ये देखिए, ये जो मैंने कलर किया ना, ये सारे सही है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। in which case it was held that where an employee who is on his way to factory meet with an accident 1 kilometer from the place of employment, the injury cannot be said to be caused by the accident arising out of or in course of his employment. Mere road accident on a public road while employee was on his way to place of employment cannot be said to have its origin in its employment इन द फैक्ट्री। तो मैं सिंपल शब्दों में ये बस बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का ऑफिस छूटा है और वो अपने घर की तरफ जा रहा है, तो वो उसका एम्प्लॉयमेंट उसके गेट तक खत्म हो गया। अब उसके बाद अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये जो कंपनी है उसकी कोई उसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। तो इसका रीजनल डायरेक्टर ESI फ्रांसिस डे कोस्टा 1997 होगा। As per the Government of India notification, the wage limit for employees to be covered under the Employees State Insurance Act 1948 is proposed to be increased to, तो ये ₹21,000 हो जाएगा। The valuation of asset and liabilities of ESI corporation shall have to be made at an interval of 3 years होगा। Which of the following authorities is not covered under the ESI Act? तो सेंट्रल बोर्ड नहीं होता है, स्टैंडिंग कमेटी होता है, मेडिकल ऊपर बताया ना आपको, मेरे हिसाब से 2 पेज ऊपर कि मेडिकल काउंसिल होता है, ESI कॉर्पोरेशन होता है। What is the wage limit for employees to be covered under the Employees State Insurance Act as per the latest amendment? तो ये 15,000 होगा। Which of the following legislation in India is governed by the tripartite organization consisting of representative of labor, management and government? ये ESI एक्ट होगा और ये ट्राइपार्टी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है EPFO में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके लिए था, मतलब किस एक्ट के लिए था।
As per the latest amendment under the ESI Act 1948, medical treatment is now available to the person under the voluntary retirement scheme also. तो ये true है. उसके बाद से the following benefit have not been provided under the Employees State Insurance Act. तो sickness benefit होता है, unemployed allowance होता है, disablement benefit होता है, लेकिन children allowance नहीं होता है वहाँ पे. ठीक है. Under ESI Act 1948, a member of corporation standing committee or medical council shall cease to be member of the body if he fails to attend 3 consecutive meeting. ठीक है, ये तीनों मैं आपको बताया था ऊपर. तो ये 3 consecutive meeting अगर आप वो नहीं अटेंड करते हैं तो फिर उनका कैंसिल हो जाएगा. What is the content of the schedule 1? इसमें से कोई नहीं होगा. उसके बाद से फिर है as per the amendment of Employees Insurance Act 1948 in 2010, who among the following has been included to getting medical benefits subject to payment of contribution and such other condition as may be prescribed by the central government. तो ये an insured person who retires under the voluntary retirement scheme, an insured person who takes premature retirement, the spouse of the insured person. मतलब जिसकी भी इंश्योरेंस रहेगी उसको सब कुछ दिया जाएगा, जिसकी इंश्योरेंस कुछ नहीं रहेगी सरकार उसको कुछ नहीं देगी. बात यही है, छोटी मोटा मोटी आपके लिए. Which of the following is prescribed the qualification for appointment of judge of employees insurance court under the Employees State Insurance Act? तो ये any person who is or has been judicial officer or is a legal practitioner of 5 years standing. मतलब जैसे लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब एडवोकेट जो है वो 5 साल तक के लिए अगर वो उनके पास एक्सपीरियंस है, या जुडिशियल ऑफिसर हो जिनके पास 5 साल का हो. जुडिशियल ऑफिसर का मतलब होता है सिविल जज हो गया, बहुत है, एपीओ को भी हम लोग मानते हैं ऑफिसर, क्योंकि इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो नहीं दिया है, जज अगर रहता तो देता. What is the ceiling monthly wages for covering employees under the Employees State Insurance Act? तो 15,000 है. ऊपर मैंने आपको ये चीज पढ़ाई दी है, वैसे आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये राय देते ही रहूंगा कि आप मल्टीपल टाइम, क्योंकि अभी आप आज देख रहे हो ना, देखना आप कल रिकॉल करोगे तो भूल जाओगे, कम से कम 2-3 बार, उसके बाद से फिर टेस्ट सीरीज. Under the provision of Employees State Insurance Act 1948, an exempted employee means an employee who is not liable to pay his own contribution. तो ये होगा. The period of limitation for an appeal to the High Court against the decision of Employees Insurance Court under the provision of the Employees States Insurance Act 1948 तो 60 days होगा. The report of which of the following committees in India was instrumental in the enactment of ESI Act? तो ये बीपी आधारकर कमेटी होंगे. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद ये रखिएगा. The amount of funeral benefit under, मैंने ऊपर आपको बताया 10,000 होगा. The social security provided by the means test is called, तो ये social assistant होगा. Which of the following legislation extend some sort of benefit to retired employees also? तो ये employees यही है, ESI होगा. Which of the following legislation was based on the recommendation of BP Adarkar committee report? तो ये ESI ही रिपोर्ट होगा, ये जरूर याद कर लीजिएगा. ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बहुत बेसिकली बोल रहा हूँ, आप लोग लाइटली मत लीजिएगा कि ये मैं आपको इतने बार रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन, तो मतलब मैं बहुत हल्के में ले लूंगी और मुझे पकड़ ले जाएगा, बहुत मतलब कंफ्यूजिंग हो गई. Which of the following labor legislation is implemented only by the central implementation machinery? तो Employees State Insurance Act ये होगा. Which one of the following labor legislation provide comprehension benefit to the industrial worker? तो Employees State Insurance Act होगा. The age of dependent for obtaining dependent benefit under the Employees State Insurance Act has how much enhanced from 18 years to 25 years? The उसके बाद से फिर ये the Employees State Insurance Act was enacted on the basis of which committee report?
तो ये मैं आपको बताया हूँ, बीपी आदरकर कमेटी ये 3 बार हो चुका है, और तीनों बार में अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप एकदम लूजली पढ़ाई कर रहे हो, और ये मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन ये चीज सच्चाई है। Who is exempted employee under the Employees State Insurance Act 1948? तो employees who is not liable under the act to pay employees uh, contribution. Unemployed allowance payable is stated in the Employees Insurance वही Act, ESI Act है. The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. तो जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसका एक्ट अब शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे खत्म कर देंगे 460 पे। इसके बाद से फिर क्योंकि मटेरियल भी खत्म हो चुका है, फिर मुझे उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा फिर से, लेकिन यहाँ तक हम लोग कंप्लीट पहले कर लेते हैं। तो ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 कवर्स द स्कीम। तो 3 स्कीम होते हैं। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीएफ मिस्क है, प्रोविजन एक्ट है, तो सोशल सिक्योरिटी मेंबर्स आफ्टर रिटायरमेंट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिशियरीज ऑफ मेंबर। ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 is applicable to factory engaged in any industry specified schedule 1 and employs 20 and more persons, establishment employ more than 20 persons। तो दोनों होगा, बी और सी दोनों होगा। applicability of EPF and miscellaneous provision act 1952 also extend to, तो ये ट्रेडिंग establishment and commercial establishment होगा। applicability of EPF and miscellaneous provision act 1952 also extend to establishment of importers of good, establishment of exporter of goods। तो अब यहाँ से आपके लेवल अच्छे हो जाएंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लेवल के आएंगे। तो मैं आपको अब कुछ बेसिक बातें मतलब हम लोग कर लें। देखिए, जैसे आप ईपीएफओ का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग को ये भी नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से कितना पूछता है, और एपीएफसी के बारे में आपको शायद बहुतों को जानकारी नहीं है, बहुत लोग को जानकारी होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक हम लोग का वैसे टॉपिक खत्म हो चुका है। जो जानकार हैं वो जा सकते हैं, मैं उनके लिए 2-3 मिनट ले रहा हूँ जिनको कुछ पता नहीं है एग्जाम कैसे देना है, और वो नर्वस हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, तो उनको मैं समझाने के लिए ही मतलब 2-4 मिनट लेना चाह रहा हूँ। पहली चीज ये है कि आप ये समझिए कि ये एक एग्जाम जो है वो 120 क्वेश्चन का आता है। तो 120 क्वेश्चन में 3 पार्ट सबसे मेजर होते हैं। एक होता है इंग्लिश होता है, दूसरा होता है अकाउंटेंसी, और तीसरा होता है आपका लेबर लॉ, एनआईआर। इन सबको मिला के मोर और लेस 60 क्वेश्चन के आसपास पूछेगा। ये 3 सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन के आसपास पूछेगा। और मान के चलिए अगर इस 60 क्वेश्चन में से आपके 55 भी सही हो जाते हैं, तो आप एकदम आराम से गेम में रहोगे और आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। हाँ, प्रोवाइडेड दैट कि आपके एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। एक्यूरेसी तभी हाई होगी जब आपका रिवीजन होगा। एक तो ना ये अंदर से वो निकाल दो ना कि मैंने मतलब ये बनाया हुआ है 1250 कि आप रिवीजन कर सको, तो फिर 1250 का वो करो। आप 1250 क्वेश्चन को जानने की कोशिश मत करो। आप ये कोशिश करो, भले ही आप 600 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लेकिन 600 क्वेश्चन में से 600 क्वेश्चन का आपको आंसर आता है, जब वो आपके सामने आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, वो मल्टीपल रिवीजन से होगा। अगर आपको ये लगता है कि आप पूरा ज्ञान लेके और उसके बाद से आप चाहोगे कि मैं जाके वहां पे फोड़ दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे आप जब जाओगे ना, एक से एक तुर्रम खा वहां पे दाराशाही हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वहां पे यूपीएससी वाले भी जा रहे हैं पेपर देने के लिए, यूपीपीसीएस जो कि अच्छा खासा अटेम्प्ट दे के मीन्स दे रहे हैं, तो उनको पता है कि पेपर को कैसे मतलब टैकल करना है। अगर आपको भी मतलब आपको अपने अंदर भी ये चीज ले आनी पड़ेगी, एक एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। अगर एप्टीट्यूड आप डेवलप नहीं करोगे, नर्वस होगे और चीजें बस ये रेस्टलेस होके ये चाहोगे कि तुरंत सब कुछ जान लें, ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है। आप जानते नहीं, ऐसे मन में आता है ना कि यार यही चीज कई बार पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसा एक्स्ट्रा क्या है। वो इसीलिए पढ़ी जाती है कि आप वो गलती जाके एग्जामिनेशन में ना करो। और कई बार तो लोग क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं, कहाँ पे नोट लगेगा, कहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, वहां पे लोग गलतियां कर देते हैं। तो आप थोड़ा अपने अंदर का एप्टीट्यूड थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा आपको। और एक महीने 5 दिन है अभी, कुछ भी हो सकता है, बहुत टाइम है अभी, आराम से मतलब आप कुछ कितना भी फोड़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यही बात बोलूंगा कि आराम से अपनी पढ़ाई करो। कोई दिक्कत जेन्युइन हो तो आप मुझको बता सकते हो टेलीग्राम पे, मतलब
जो मेरे लायक होगी मैं आपको रिप्लाई उस चीज़ का दे सकता हूँ। मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप परेशान होके 1 महीने पढ़ाई कर लोगे, नहीं। जब प्रोडक्टिविटी दिन भर में 6 घंटे 7 घंटे की भी होगी ना, वो प्रोडक्टिविटी घट के 3 घंटे की हो जाएगी। जैसे घर की स्थिति है छोड़ दो, किसी को फाइनेंशियल टेंशन होगा, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टेंशन होगा, कुछ भी टेंशन होगा, 1 महीने के लिए छोड़ दो, वो सब वहीं पे रहेंगे। तुम्हारा एग्ज़ाम फिर नहीं आने वाला, जल्दी नहीं आने वाला है। 2 साल 3 साल लगेगा, फिर बहुत एज हो जाती है। तो इसलिए चुपचाप अपनी काम एंड कूल होके पढ़ाई करो। दिन भर में 8 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई को दो। 8 घंटे के बाद देखो, हम लोग सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं, फिर हम लोग आके 1 घंटे 2 घंटे वीडियो बनाते हैं। तो आपके अंदर अगर मेहनत करने की कैपेबिलिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और नहीं है तो फिर आप एक्सक्यूज देते रहोगे। कभी आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे, फिर आपका मन करेगा कि चलो थोड़ा सा जी पॉलिटी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फिर लेबर लॉ पढ़ लेते हैं। तो इससे माइंड बहुत फ्लक्चुएट होगा, और माइंड फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। और प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इतना मतलब ठीक है, आप लोग देख के चले जा रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में आप लोग का कुछ नहीं जाता है, तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर जिनको शेयर करना है वो आपके मन के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट कम से कम सब्सक्राइब करो। हम लोग को भी अंदर से मोटिवेशन आता है यार कि मतलब हम लोग कुछ कर रहे हैं तो सामने वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो और अच्छे से वीडियो बनाए और सब चीजें। तो ये सब देख के खराब लगता है कि 90% 80% का वो है, और कोई मतलब सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा है, तो वो सब चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन बहरहाल तुम अपनी पढ़ाई पे आप लोग भी अपनी ध्यान दो, और बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बता सकते हो। चलो बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। उसके बाद से कल हम लोग ईपीएफ खत्म करेंगे, और उसके बाद से फिर अभी टॉपिक हर दिन ही आता रहेगा, हर दिन एक एक टॉपिक आता रहेगा, और मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करते रहो, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो।